लेकिन जिस चीज का जिक्र स्वामी रामदेव कर रहे थे ना, वो है भी। देखिए, भारत में लोकतंत्र की कथित हत्या का रोना रोने वाले बांग्लादेश में लोकतंत्र की लिंचिंग का स्वागत कर रहे हैं। वहां लोकतंत्र की लिंचिंग हो गई, उसका स्वागत, उस पर जश्न मनाया जा रहा है। मतलब आप सोचिए, वहां तो हो गई ना लोकतंत्र की लिंचिंग, एक चुने हुए प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। आप सोचिए, वहां पर सैन्य शासन आ गया, उसको कहा जा रहा है वो तानाशाही के खिलाफ है। एक चुनी हुई प्रधानमंत्री, चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, वो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। 300। हर तरफ अराजकता का माहौल, पूरे देश में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, लूट, दंगा, मतलब आरक्षण को लेकर प्रदर्शन अराजकता में बदल चुकी है। बांग्लादेश की ऐसी दुर्दशा, ये भले पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन आप जानकर, अभी स्वामी रामदेव जिक्र कर रहे थे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में कुछ लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, तानाशाही का अंत बता रहे हैं। सैन्य शासन तानाशाही का अंत है। चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़े, वो लोकतंत्र की पुनर्स्थापना है। दंगा, हत्या, लूट, लोगों की मतलब जो है शक्ति वापस आ गई है, लोगों को एहसास हो रहा है अपनी शक्ति का। लोग ये सब कह रहे हैं। मतलब बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव का समर्थन ये लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंसा को लेकर सबसे हैरान कर देने वाला बयान तो कांग्रेस की ओर से आ गया साहब। मध्य प्रदेश, बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। आप सोचिए, क्या ये चेतावनी है या मनोकामना है? क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर? 300 लोगों का नरसंहार हो गया। वहां पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, उपद्रव, सब कुछ हुआ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। जैसे शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से जनता उनके घरों में घुसी, वैसे मोदी के घर में भी घुस जाएगी कांग्रेस के नेता। सज्जन सिंह वर्मा से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की तस्वीर को लेकर एक तंज कसा। उन्होंने मोदी को बचकर रहने के लिए कहा। इससे सवाल है, हालांकि ये ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। वैसे कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे पर भारत सरकार के साथ नजर आ रही है, कम से कम इस स्थिति में। लेकिन रागिनी नायक और कांग्रेस के इन प्रवक्ता साहब का जो आपने सुना कि मोदी के साथ भी ये होगा, सवाल ये कि क्या कांग्रेस मानती है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वो अराजकतानी क्रांति है? सुनिए आप। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे दे रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। तो ये समझ लेना चाहिए, भारत है, भारत में भी कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, शेर है यहाँ पे। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व है भारत में। भारत की जनता का गौरवशाली इतिहास वो नहीं जानते हैं। पहले श्रीलंका का नंबर आया, यहाँ पर सिकंदर को भी हार कर जाना पड़ा था। और यहाँ पर अगर किसी ने हिमाकत की तो सब जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप इस चीज़ को समझिए, तख्ता पलट वाली स्क्रिप्ट जो है यहाँ एक्टिव हो गई है, टूल किट, और बांग्लादेश वाला रिपीट टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं हम कि वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है ना, वैसी मन्नत कई लोग भारत के लिए भी मांग रहे हैं, मनोकामना कि भारत में भी ऐसा हो जाए। जबकि धीरे धीरे इस बात की जानकारी सामने आ रही है कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अचानक नहीं भड़के, बल्कि 5 से 6 महीने पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ टूल किट तैयार की गई। इस टूल किट के पीछे बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन से लेकर पश्चिमी देशों का हाथ तक बताया जा रहा है। इसी टूल किट के चलते दिन दहाड़े बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब का अपमान करने के लिए उनकी मूर्ति पर, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर यूरिन तक किया गया। लेकिन ऐसी शर्मनाक हरकतों को भारत में छात्र आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। लोगों के आंदोलन की इसको शक्ति बताया जा रहा है। मतलब लूट, हिंसा, हत्या, आगजनी, तोड़फोड़, 300 लोगों का मर जाना, लोग बता रहे हैं कि ये शक्ति है, लोगों को शक्ति का एहसास हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये लोकतांत्रिक टेक ओवर है। यहां तक तो फिर भी ठीक है साहब, हद तो तक हो गई जब बांग्लादेश की हिंसा को क्रांति बताकर कुछ लोग भारत में भी हिंसा के लिए खुलेआम उकसाना शुरू कर चुके हैं। मतलब आप सोचिए, जो लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में वो भारत में हुआ, तो वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो क्या मन्नत मांग रहे हैं कि भारत में भी ये सब हो, सड़कों पर ये सब हो,
हिंसा हो, आगजनी हो, तोड़फोड़ हो, उपद्रव हो, अराजकता हो। हालांकि इस तरह की कोशिशें हुई हैं, कुछ इस तरह के आंदोलन भारत में हुए जिनका गोल पोस्ट बाद में बदल दिया गया। वो तो टूल किट वहां पर भी थी। आप सोचिए, ऐसे लोगों की एक टीम एक चुनी हुई सरकार को हिंसा के सहारे गिराने को लोकतांत्रिक बता रही है और अपने ही देश की सरकार के लिए भी ऐसे ही हश्र की दुआएं मांग रही है। ये बात पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सुनिए अब आप, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने कही है। ये ट्वीट उनका, दानिश कनेरिया, उन्होंने क्या कहा कि भारत में कुछ लोग बांग्लादेश जैसे हालात की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए अशांति भड़काने की कोशिश करने वालों से सावधान रहे। दानिश ने अपनी इस पोस्ट के साथ साथ कुछ लोगों की पोस्ट भी शेयर की। इनमें से एक पोस्ट है इल्तिजा मुफ्ती, जिस पर हमारी भी नजर गई। इल्तिजा मुफ्ती, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अब ये कौन है इल्तिजा मुफ्ती? आप समझ गए होंगे, मुफ्ती मुफ्ती मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक आप समझे। इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सुपुत्री हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी, खुद को महबूबा मुफ्ती का मीडिया सलाह एडवाइजर वो बताती हैं अपनी प्रोफाइल में। जब वो उनकी प्रोफाइल में गए, इन्होंने बांग्लादेश में कल पीएम आवास में, वैसे तो तस्वीर जिस पर इन्होंने पोस्ट किया वो भी फर्जी थी, वो 2022 का वीडियो है। ये जो स्विमिंग पूल में कुछ उपद्रवी जो नीचे स्विमिंग पूल के अंदर है, ये 2022 का था। बहरहाल इसके ऊपर इन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि एक स्विमिंग पूल तो एलकेएम में भी है, लोक कल्याण मार्ग में भी है। इल्तिजा मुफ्ती उकसा रही है, भड़का रही, कह रही कि ये एक स्विमिंग पूल तो है, वो 7 LKM में भी मैंने सुना है। मैं जस्ट पूछ रही हूँ, जस्ट आस्किंग। इल्तिजा मुफ्ती ने इस तस्वीर के साथ कि क्या लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल भी है, एक दोस्त के लिए पूछ रही हूँ। देखिए, भारत के लिए ना ऐसी सोच रखने वाले ये लोग चाहते हैं क्या दिल से कि भारत के अंदर ये सब हो? ये बांग्लादेश वाली आग क्या भारत में भड़काना चाह रहे हैं? लेकिन इल्तिजा मुफ्ती अकेले नहीं है, कई और लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत के लिए भी एक मैसेज है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट भरे पड़े हैं। ये भारत के वो बिपिन रावत जो कहते थे ना, 2.5 मोर्चे से लड़ रहा है भारत, 2.5 मोर्चे पर, ये बहुत जरूरी है। भारत को भी एक दिन ऐसे मतलब दिखाने की दुआ मांगी जा रही है। अलग अलग लोग हैं जो इस तरह की दुआ मांग रहे हैं। बांग्लादेश को चढ़ाया, पूरे देश में आग लगाई। दंगे में पूरे देश को झोंक दिया, लोकतंत्र की हत्या की। चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाया। यह है बांग्लादेश में तख्ता पलट का सूत्रधार, जिसने आईएसआई की मदद से हसीना के खिलाफ साजिश की। 6 साल से वो कर रहा था तख्ता पलट की तैयारी। नाम है तारिक रहमान। ये बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का बेटा है। तख्ता पलट का शिकार हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद की बात पर यकीन करे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के तार एक ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं जिसका बांग्लादेश की राजनीति में वजूद भी है और रसूख भी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और तख्ता पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। कई बड़े मामलों में तारिक रहमान को अदालत से सजा सुनाई गई है। फिलहाल लंदन में रहते हैं तारिक रहमान। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में ऐसी तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले से रची जा रही थी। इंतजार सिर्फ एक ऐसी घटना का था जिसका सहारा लेकर इस साजिश को अंजाम दिया जा सके।
शेख हसीना सरकार ने सरकारी नौकरियों में 1971 युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का आरक्षण बढ़ाया तो साजिश रचने वालों को मौका मिल गया। सजीब वाजेद के मुताबिक खास प्लानिंग के तहत हिंसा की आग पूरे देश में भड़काई गई, जिसका अंजाम सरकार के तख्ता पलट के रूप में सामने आया। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लानिंग में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने तारिक रहमान की तख्ता पलट में मदद की। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। तारिक रहमान ने आईएसआई के साथ मिलकर 6 साल पहले ही कर ली थी तख्ता पलट की साजिश। बीएनपी और आईएसआई की डील हुई थी। 2018 से हो रही थी तख्ता पलट की साजिश। तारिक रहमान से आईएसआई की पहली मीटिंग लंदन में हुई। तख्ता पलट की साजिश के लिए दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई। तारिक रहमान की आईएसआई से कई मुलाकातें यूरोप के कई मुल्कों में हुई। आईएसआई ने ही तारिक रहमान की पार्टी से जमात इस्लामी का गठबंधन कराया। प्लानिंग के तहत जमात के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से मजबूत किया गया। यानी सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंका गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जेल में होने के चलते उनके बेटे तारिक रहमान ने 2018 में बीएनपी का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका में रहकर पार्टी का कामकाज देख रहे तारिक रहमान कई मामलों में सजा याफ्ता हैं। तारिक रहमान पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसमें पहले तो ढाका कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। 2018 में जब खालिदा जिया को ऑर्फनेज ट्रस्ट घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई तो उनके बेटे तारिक रहमान को भी 10 साल की सजा हुई। 2018 में ही 2004 की एक रैली में तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले के आरोप में तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के 2 मामलों में और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत तारिक को 3 बार उम्र कैद और कई धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 2021 में मानहानि के एक और मामले में तारिक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में भी तारिक पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तारिक पर 10,000 टके का जुर्माना लगाया गया और पेमेंट डिफॉल्ट करने पर 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। और शेख